हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ओके। आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के आज वीडियो में हम आज लेके आए हैं टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों को पुनर्गठन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट भी करते रहिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस समय हमारे भारत में राज्यों की संख्या कम थी, राज्यों की भी संख्या कम थी और जो उस समय जो ब्रिटिश काल में जो राज्य थे उनकी सीमा, जो भौगोलिक सीमा क्षेत्र होते हैं वो भी उनके काफ़ी बड़े बड़े थे और भौगोलिक सीमा क्षेत्र जो भी थे वो निर्धारित नहीं थे, यानी कि सभी राज्य एक दूसरे में मिले जुले हुए थे, यानी कि सीमा क्षेत्र निर्धारित नहीं था उनका। धीरे धीरे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत में जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद जब संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, यानी कि जो उनकी यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है उसे निर्धारित किया जाए और जो संख्या थी पहले 4-5 राज्यों की उसे बढ़ाकर राज्यों का अकाउंट यानी राज्यों की संख्या बढ़ाई जाए और भौगोलिक सीमा क्षेत्र उनका निर्धारित किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने सोचा कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भाषा को आधार बनाया, यानी उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति गठित की और उस समिति के अध्यक्ष थे एस.के. धर, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे भी देख रहे होंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की यानी 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। 4 सदस्यों का भाषाई प्रांत आयोग गठन किया ताकि ये आयोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सके। इसके बाद जब गठन हो गया उसके बाद उस आयोग ने लगभग 1 साल के आसपास उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उसमें कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषाओं के आधार पर ना करके उनका पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन उसके भौगोलिक क्षेत्र से और उस राज्यों के विकास के आधार पर और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाए। तो अब भाषाई आधार पर राजेंद्र प्रसाद ने 4 सदस्यीय जो समिति थी भाषाई प्रांत आयोग उसका गठन किया और उस आयोग ने 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो भी राज्य पुनर्गठित होंगे उन्हें आप प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर बनाएं या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बनाएं या विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट को हमारी जो कांग्रेस कार्य समिति थी उसने भी उसे समर्थन दिया और कांग्रेस कार्य समिति ने समर्थन दिया। उस समिति में जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उस समिति ने जिस इनके आयोग को समर्थन दिया उस समिति में 3 लोग थे, यानी 3 सदस्यीय समिति थी कांग्रेस कार्य समिति की, जिसमें 3 प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों लोगों की जो कार्य समिति थी उन्होंने भी एस.के. धर की जो रिपोर्ट थी उसे भी समर्थन दिया कि हाँ कि आप जो कह रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर
और विकास के आधार पर और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। तो कांग्रेस कार्य समिति ने, जो कि 3 सदस्यीय समिति ने भी इस रिपोर्ट का समर्थन किया। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, या जो मैं एक या 2 टॉपिक बता रहा हूँ, नोट्स टाइप में आप अलग कॉपी में लिखते भी रहें, ताकि आपको वन डे एग्जाम जब आसपास नज़दीक हो तो आपको हेल्प मिल सके। तो उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने भी एस के दर की जो रिपोर्ट आई थी उसका समर्थन किया। उसका समर्थन करने के बाद फिर क्या हुआ, जो भारत की जनता थी उसमें एक मांग की उपज हुई कि भारत के जो निवासी थे वो मांग करने लगे थे कि नहीं, प्रशासनिक सेवा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर नहीं, ना ही भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हमारे राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो मद्रास राज्य था उस समय, उसके जो तेलुगु भाषी थे, यानी कि मद्रास राज्य में जो रहने वाले तेलुगु भाषी थे, वहाँ के लोगों ने अपने राज्य का गठन के लिए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का जो गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए, यानी कि जो हमारे राज्य का गठन किया जाए उसमें सभी तेलुगु भाषी ही हों। तो लोगों ने जो मांग उठाई थी उसका समर्थन करते हुए एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने उन तेलुगु भाषियों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। अब वो अनशन उन्होंने आमरण अनशन किया। पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया और कहा कि हमारा जो राज्य का गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए। आमरण अनशन करते करते 50 दिनों बाद, थोड़े ही दिनों बाद उनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। आमरण अनशन करते करते जब उनकी मृत्यु हुई तो कुछ आक्रोश हुआ सरकार के खिलाफ। तो उस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए जो हमारे उस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी थे उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अब भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया। 1 अक्टूबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला वह भारत का प्रथम राज्य था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर वनडे एग्जामों में मिलेगा और आगे मिलता भी रहेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू ने जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया 1 अक्टूबर 1953 को, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो और अलग राज्य थे जिनमें अलग अलग भाषी राज्य थे, जो अलग अलग भाषाओं के राज्य थे, उनके निवासियों में भी उस मांग को तेज कर दिया। कहने लगे, मिजोरम वाले कहने लगे कि हमारी भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन करो, और जो केरल के थे या कर्नाटक के थे कह रहे कि हमारी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। तो इस भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था उसकी मांग ज़्यादा बढ़ गई। तो इस मांग बढ़ने को जब बढ़ गई तो उस मांग को ध्यान में रखते हुए क्या करा गया, 1953 में सरकार ने फिर एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का गठन किया और वो उस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, जो कि उस समय के न्यायमूर्ति थे। तो 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। पहले फजल अली अध्यक्ष थे, दूसरा के.एम. पणियक्कर थे और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो इस आयोग का गठन होने के बाद इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार को। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, वो प्रस्तुत की 30 दिसंबर 1955 में, और अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो मूल संविधान में जो राज्यों को श्रेणी के क्रम में जो बांटा गया है उसे समाप्त करके अब नए नए राज्य बनाए जाएं। तो मूल संविधान में क्या था कि जो राज्य थे उन्हें
4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। 4 श्रेणी कौन कौन सी थी? का, खा, गा, घा। कुछ राज्य का में थे, कुछ खा में थे, कुछ गा में, कुछ घा में। तो जो फजल अली की अध्यक्षता वाली समिति थी, उन्होंने कहा कि मूल संविधान में जो राज्यों को श्रेणी के क्रम में जो बांटा गया है उसे समाप्त करके अब अलग अलग राज्य बनाए जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल संविधान में 7वां संशोधन कर दिया गया। मूल संविधान में 7वां संविधान संशोधन कर दिया 1961 में। 7वां संविधान संशोधन 1961 में करने के बाद जो राज्यों, मूल संविधान में जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी उन्हें खत्म कर दिया और अलग से 14 राज्य बना दिए गए। इन राज्यों में अब 5 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी कि पहले थे मूल संविधान में काका गा की श्रेणी में, और बाद में फजल अली की अध्यक्षता वाली समिति ने वो उस श्रेणी को समाप्त करके 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। प्रदेश बनाने के बाद फिर धीरे धीरे और राज्य बनते गए। फिर 1960 में, फिर इधर 1971 में, 72 में, 74 में आगे राज्य बनते गए। और अभी बिल्कुल नया बिल्कुल बना हुआ है अपना आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य। तो ऐसे ही ये आयोग था, ये धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी हिसाब से राज्यों का गठन होता गया। तो 1961 से 7वें संविधान संशोधन से बात करते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन दीव और गोवा और दमन दीव को राज्य बना दिया गया। सैनिक कार्रवाई क्यों करी गई? क्योंकि जो गोवा और दमन दीव राज्य थे, गोवा और दमन दीव राज्य वो हमारे फ्रांसीसियों के उस समय कब्जे में थे। तो सैनिक कार्रवाई की गई, फ्रांसीसियों के चंगुल से उन राज्यों को निकाला गया और 7वां संविधान संशोधन 1961 करके उन्हें दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और गोवा को उपराज्य बना दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा। फिर अगला संविधान संशोधन हुआ 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा क्या किया गया? पांडिचेरी को राज्य बना दिया गया, यानी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पांडिचेरी जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। पुर्तगालियों के कब्जे में से चंगुल से छुटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसमें इसे जब राज्य बनाया गया तो 3 शहरों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वो शहर जो हैं उनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो था माहे और यनम और कराईकल। ये 3 राज्य थे, ये 3 शहर थे। इन तीनों शहरों को मिलाकर पांडिचेरी राज्य बना दिया गया। कब? 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा। पांडिचेरी का गठन होने के बाद इधर 1960 में गुजरात राज्य बना दिया गया। वो कौन सा था? 15वां राज्य था। गुजरात जो कि था 15वां राज्य था, 1960 में बना दिया गया। अगला राज्य 1963 में बना दिया गया। 1963 में जो राज्य बनाया गया वो राज्य था नागालैंड। उस नागालैंड को असम से पृथक करके 16वां राज्य बना दिया गया। 1963 के बाद 1966 में हरियाणा राज्य बनाया गया। हरियाणा राज्य पंजाब से अलग करके बना दिया गया और इसी 1966 वर्ष में हरियाणा राज्य तो बनाया ही बनाया और साथ में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर अगला 1969 में मेघालय को राज्य बनाया गया। अब वो मेघालय राज्य वो भी असम से ही पृथक कर दिया गया। 1969 में असम से मेघालय को उपराज्य का दर्जा दे दिया, यानी कि उस समय राज्य नहीं बनाया, उपराज्य बना दिया गया। फिर संशोधन हुए। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। 1972 में जो मेघालय था, जो यहाँ पर उपराज्य था, पहले उपराज्य का दर्जा दिया 1969 में। उसके बाद 1972 में जो मेघालय राज्य था उसे उपराज्य हटाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया।
और इसी वर्ष 2 राज्य और बना दिए, मणिपुर और त्रिपुरा। 1972 के बाद 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया और सिक्किम को भारत का सहराज्य बना दिया गया। अभी राज्य नहीं बनाया, भारत का सहराज्य बनाया गया 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके। बाद में इसे अगले ही वर्ष 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। किसे? सिक्किम को। पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। फिर 1974 के बाद अभी इनको छोड़ दीजिए, इसकी बात करते हैं। 1974 के बाद 1987 में क्रमवार से थोड़ा छूट गया तो मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर। तो 1974 के बाद 1987 आएगा। तो 1987 में क्या हुआ, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 और राज्य बना दिए गए। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 और राज्य बना दिए और इसी वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। गोवा यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा दमनदीप केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और गोवा को उपराज्य बनाया गया। 1961 के बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया ही बनाया और साथ में जो गोवा पहले जो सहराज्य था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़। ये जो 3 राज्य थे ये वाले, ये एक ही वर्ष में बना दिए गए। छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, झारखंड बनाया गया बिहार से अलग करके और झारखंड बनाया गया बिहार से अलग करके और उत्तराखंड बनाया उत्तर प्रदेश से अलग करके। जो छत्तीसगढ़ राज्य है मध्य प्रदेश से अलग किया गया था वो था 26वां राज्य और कब अलग किया गया? 1 नवंबर 2000 को। और जो उत्तराखंड जो कि 27वां राज्य था भारत का, उसे उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जो बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था झारखंड, वो 28वां राज्य था भारत का और 15 नवंबर 2000 को बना दिया गया। और ये बिल्कुल लेटेस्ट राज्य है। अभी फिलहाल अब तो लेटेस्ट नहीं रहा, तब भी इसके हिसाब से अभी भी लेटेस्ट है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया, जो कि भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया? 2 जून 2014 को। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन करके 69वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा जो भारत की राजधानी थी दिल्ली, उसका नाम बदल दिया गया। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, यानी कि NCR, जिसे अब NCR कहा जाता है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, जो कि NCR कहलाता है। तो राज्यों का पुनर्गठन हो चुका है। तो राज्यों का पुनर्गठन होने के बाद अब वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो शासन होता है वो के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। और जो राज्य हैं जब राज्यों में अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। और बाकी आगे बाद में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने जो कमेंट है वो लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कूली एजुकेशन पेज लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।